इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो ये सभी कंटेंट है, आप देख सकते हैं। और इसके लिए यदि आप हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट हमारे PDF कोर्स से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 21 फरवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया की फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस ये महाराष्ट्र में इनोग्रेट की गई है और ये नवी मुंबई एरिया को मेनलैंड मुंबई से कनेक्ट करेगी। फ्रीडम कॉन्वॉय जो कि ट्रकर्स, जो ट्रक ऑपरेटर होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनका एक समूह है जो कि कनाडा में वैक्सीनेटेड होने के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। नेपाल फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने इंडिया का UPI सिस्टम एडॉप्ट किया है। दिल्ली से खजुराहो के बीच डायरेक्ट फ्लाइट इनोग्रेट की गई है उड़ान स्कीम के तहत। आपको जानना चाहिए, खजुराहो चंदेला डायनेस्टी द्वारा बिल्ड किया गया था। इंडिया और UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, इन दोनों ही देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि CEPA इसको साइन किया है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये दोनों ही राज्य 20 फरवरी को अपना स्टेटहुड यानी कि राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट डेवलप और डिजाइन करने के लिए न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड फर्म है, इसके साथ एक डील साइन की है। आपको जानना चाहिए, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2027 के लिए एक नई स्कीम अप्रूव की है जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। चेल्सी इन्होंने 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल जीता है। आपको जानना चाहिए, ट्विटर ने भारत में अपने टिप्स फीचर को बूस्ट करने के लिए पेटीएम के साथ पार्टनरशिप की है। वर्ल्ड पेंगोलिन डे ये फरवरी महीने के थर्ड सैटरडे, तीसरे शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए 2022 में ये 19 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। इंडिया का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP है, ये फिजिकल ईयर 22 में 8.8% रहने की उम्मीद है, ऐसा कहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप ने। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के लिए स्मार्ट कार्ड, आर्म्स लाइसेंस और शस्त्र ऐप लॉन्च किया है। सोइल हेल्थ कार्ड डे ये 19 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए, बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम उड़ीसा में खेले गए 70th सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की मेंस टीम ने खिताब जीता है। और विमेंस टीम की अगर बात करें तो ये केरला की जो विमेंस टीम है इसने ये खिताब जीता है। चलिए अब देखते हैं 22 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन C है, 21 फरवरी। देखिए, आपको जानना चाहिए कि जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है तो इसका जो प्रपोजल दिया था, इसको मनाने का जो प्रस्ताव दिया था, ये बांग्लादेश द्वारा दिया गया था और यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस 1999 में इसको अप्रूव कर दिया गया और साल 2000 से इस दिन को मनाते आ रहे हैं 21 फरवरी को, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। आपको जानना चाहिए, इस बार यानी कि 2022 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। साथ ही आपको जानना चाहिए, इसी साल 2021 के अंत में, पिछले साल मतलब 2021 के अंत में EPFO का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, पढ़ते हैं इसको।
UNESCO has been observing February 21 as the International Mother Language Day since 2000. The idea to celebrate the International Mother Language Day was the initiative of which of the following nations? ऑप्शंस आपके सामने थे, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल। तो इस तरह से यदि आपने डेज एंड थीम को सही से पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, तो आप इसका आंसर कर सकते थे। तो आंसर था इसका बांग्लादेश, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसलिए कोई भी डे या डे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होता है, तो यदि उसमें आपको बताया गया है मेरे द्वारा या फिर और कहीं से भी यदि आप पढ़ते हैं कि इसका जो प्रपोजल है ये इस कंट्री द्वारा दिया गया था, तो वो उसको आप ज़रूर मार्क करें। जैसे आपको जानना चाहिए 2023 में जो यूनाइटेड नेशंस है, ये 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से मना रहा है, ठीक है, इस रूप में मना रहा है। तो ये जो प्रस्ताव दिया था ये भारत ने दिया था कि आप जो है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से जो है मनाइए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपको बता दें भारत जो है विश्व में 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी हैज़ बीन ऑफिशियली इलेक्टेड एज द होस्ट फॉर द 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन। पूछा जा रहा है कि 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के लिए किस शहर को आधिकारिक तौर पर मेजबान के रूप में चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, मुंबई। जानेंगे इस बारे में। तो देखिए, जो 2023 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन होने वाला है ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। और आपको बता दें ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 140th सेशन रहेगा। इसमें 101 वोटिंग मेंबर्स और 45 ऑनरी मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। आपको बता दें इससे पहले भारत ने न्यू दिल्ली में साल 1983 में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 86th सेशन था इसको होस्ट किया था। यानी कि 40 साल बाद फिर से भारत इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन को होस्ट करने वाला है। आपको जानना चाहिए जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये एक नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लुज़ेन स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। इसकी स्थापना पियरे डी कोबर्टिन और डेमेट्रियोस विकिलास द्वारा 1894 में किया गया था। और जो भी समर ओलंपिक्स, विंटर और यूथ ओलंपिक गेम्स होते हैं इनको ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पास होती है। फिलहाल जो इसके प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है थॉमस बा, ये जर्मनी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच बैंक साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ $115 मिलियन फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। पूछा जा रहा है कि भारत सरकार और किस बैंक ने रिवॉर्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, वर्ल्ड बैंक। देखिए, आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और कर्नाटक और उड़ीसा इन दोनों ही राज्य सरकारों ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। कितने अमाउंट का? $115 मिलियन का, यानी कि 869 करोड़ रुपीस का। किसके लिए? रिवॉर्ड प्रोजेक्ट, कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए। रिवॉर्ड का मतलब क्या है? रिजुनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। आपको जानना चाहिए कि इसके लिए जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, IBRD, जिसे आप वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का ही ये एक हिस्सा है। ये कर्नाटक को $60 मिलियन प्रोवाइड करेगा, उड़ीसा को $49 मिलियन प्रोवाइड करेगा और बाकी के $6 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है इसको प्रोवाइड करेगा। तो टोटल जो ये $115 मिलियन का लोन है इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 ईयर्स है और ग्रेस पीरियड है 4.5 ईयर्स। बाकी आपको एक पॉइंट और याद रखना चाहिए, इसी आर्टिकल में लिखा हुआ था, हमने पहले MCQ फॉर्मेट में भी पढ़ा है, इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं आपसे कि भारत का जो टारगेट है 2030 तक वो ये है कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर्स जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर कर दें। तो कब तक? 2030 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट रवीश तिवारी हु पास्ड अवे रिसेंटली was working as chief of national bureau at which news publication। वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस समाचार प्रकाशन में राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, द इंडियन
एक्सप्रेस। तो देखिए सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और इंडियन एक्सप्रेस में नेशनल ब्यूरो चीफ थे रवीश तिवारी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका निधन हो गया है तो जो प्रधानमंत्री हैं और प्रेसिडेंट हैं इन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। तो जब भी कोई इस तरह की डेथ हो जाए जिस पर प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट शोक व्यक्त करते हैं, इसका मतलब कि उस पर्सन के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई इस तरह का एमिनेंट पर्सन रहा होगा जिस पर कि शोक व्यक्त किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा, तो इसलिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेमिंग ऐप A23 हैज़ roped in which of the following as its brand ambassador? पूछा जा रहा है कि गेमिंग ऐप A23 ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सही आंसर ऑप्शन डी है शाहरुख खान। तो देखिए A23 ये एक ऐप है जिसको ऑन करता है हेड डिजिटल वर्क्स। तो इसने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और शाहरुख खान इस A23 के चलो साथ खेलें कैंपेन को प्रमोट करते दिखाई देंगे। विच बैंक फाइनेंसेस एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन इंदौर? पूछा जा रहा है कि कौन सा बैंक इंदौर में एशिया के सबसे बड़े वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र का वित्त पोषण यानी कि उसको फाइनेंस कर रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा HDFC बैंक। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। जानते हैं इसके बारे में। देखिए एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट जिसे आप कहेंगे सॉलिड वेस्ट टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, तो ये इंदौर में इसको इनोग्रेट किया गया है और इसके फाइनेंस के लिए HDFC बैंक ने इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एसोसिएशन किया है। आपको जानना चाहिए इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी प्लांट को, जो कि 550 टन कैपेसिटी वाला गोवर्धन बायो CNG प्लांट है इंदौर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश में, इसको इनोग्रेट किया था। इसका नाम क्या है? गोवर्धन प्लांट। तो इसी को फाइनेंस करेगा HDFC बैंक। बाकी HDFC बैंक के बारे में यदि हम जानें तो हमने कुछ करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़े हैं जनवरी से अब तक इसके लिए। एक तो ये कि HDFC बैंक को अगर हम ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 की बात करें तो बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया बताया गया है। HDFC बैंक ने स्टार्टअप्स और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम इसको सपोर्ट करने के लिए AIC STPI नेक्स्ट इनिशिएटिव्स के साथ MOU साइन किया है। और हमने पढ़ा है कि HDFC बैंक ने स्पाइस बोर्ड इंडिया के साथ मिलकर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए स्पाइस एक्सचेंज इंडिया इसको लॉन्च किया है। तो तीनों ही हमने जो ये न्यूज़ है MCQ फॉर्मेट में की है, आपके रिवीजन पर्पस के लिए यहाँ पर बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो चेतन गादे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये दिल्ली में है और ये जो चेतन जी हैं ये अजीत मिश्रा को सक्सीड करेंगे। आपको बता दें इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इसकी स्थापना 1952 में जाने माने इकोनॉमिस्ट VKRV राव द्वारा की गई थी और ये जो इंस्टीट्यूट है ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। SBI, BOB, PNB, UBI, BOM एंड कैनरा बैंक एक्वायर्ड स्टेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग? पूछ रहे हैं कि SBI, BOB, PNB, UBI, BOM और कैनरा बैंक ने निम्नलिखित में किस में हिस्सेदारी हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा IDRCL यानी कि इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सभी ने इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड जिसे आप IDRCL के नाम से जानते हैं इसमें शेयर्स लिए हैं। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने 12.30% स्टेक लिए हैं। PNB ने 11.18% लिए हैं, कैनरा बैंक ने 14.90% लिए हैं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लिए हैं 6.21%। साथ ही आपको जानना चाहिए, देखिए जो ये IDRCL है यानी कि इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये अधिकतम 49% स्टेक ही हासिल कर सकते हैं। बाकी के जो स्टेक हैं
वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाएंगे। और दूसरी चीज़ है NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसमें क्या होगा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये 51% ओनरशिप ले सकते हैं और बाकी के जाएंगे प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स के पास। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी अगर आप सुन लेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दो चीज़ें आती हैं, IDRCL और NARCL। देखिए मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा, बस आपकी अटेंशन में चाहूँगा, आप ध्यान से सुने। ये दोनों चीज़ें हैं क्या, अगर आप IDRCL प्लस NARCL इक्वल्स टू करें तो उसको बनता है बैड बैंक। यानी कि बैड बैंक क्या है, बैड बैंक है NARCL प्लस IDRCL, इन दोनों को मिलाकर बनता है बैड बैंक। अच्छा, बैड बैंक से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई बैंक है ये पैसा कैसे कमाता है, पैसा ये हमसे कमाता है, हम जो आम नागरिक हैं हमसे पैसा कमाता है। देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगा संक्षेप में। बैंक है, मैंने बैंक में जो है 10 रुपये जमा किए हुए हैं, बैंक ने कहा हाँ हाँ कीजिए, हम आपको जो है इस पर इंटरेस्ट देंगे। बैंक ने कहा कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे, और 10 रुपये मैंने जमा किए हैं, बैंक ने मुझको 5 रुपये उस पर और इंटरेस्ट दिया, यानी कि अब मेरे को बैंक से मिलेंगे 15 रुपये। ठीक है, अब ये जो बैंक ने 5 रुपये दिए हैं, ये कहाँ से दिए, बैंक के पास भी तो आने चाहिए ना। बैंक क्या करता है, और जो लोग हैं जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास तो पैसा अधिक था इसलिए मैंने बैंक में रख दिया और वहाँ से 5 रुपये कमा लिए। अब जो दूसरा व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, उसे पैसे की ज़रूरत है, उसने बैंक से पैसा लिया, बैंक ने कहा आप हमसे पैसा ले रहे हैं, हम आपको चार्ज करेंगे, कुछ इंटरेस्ट इस पर चार्ज करेंगे। अब बैंक वहाँ से 10 रुपये वसूल रहा है, मुझे तो उसने 5 रुपये दिए, मेरा पैसा रखने के एवज में उसने 5 रुपये वापस किए, है ना। 10 रुपये मैंने रखे थे, 105 रुपये 110 रुपये मैंने रखे थे, 15 रुपये मुझे दे दिए। अब यहाँ से उसने क्या किया, जिसको ज़रूरत थी दूसरे एक्स व्यक्ति को, उसने 10 रुपये बैंक से लिए, लेकिन बैंक ने उससे वापस बैंक ने उससे वापस 20 रुपये वसूले। 10 रुपये तो उसे लोन में दिए थे, लेकिन वसूले कितने, 20 रुपये। तो 10 रुपये का यहाँ पर बैंक को प्रॉफिट हो गया, और उसमें से 5 रुपये उसने मुझको दे दिए थे। ठीक है, तो 5 रुपये बैंक के पास बच गए। तो इस तरह से चलता है बैंक का कार्य। अब जो एक्स व्यक्ति था ना, एक्स व्यक्ति, उसको पैसे दिए थे बैंक ने। अब वो एक्स व्यक्ति ने बैंक के अपने ये जो 10 रुपये लिए उसने, उसके बदले उसने अपनी कुछ सिक्योरिटी भी रखी होगी, कुछ ज़मीन जायदाद, मकान, बंगला, कुछ भी रखा होगा उसने, है ना, कि ये आप रख लीजिए और जब मैं अपने पैसे वापस दे दूंगा तब आपसे अपनी सिक्योरिटी में ये वापस ले लूँगा, जो भी मैंने आपके पास जो रखी है, गिरवी रखी है, वो मैं आपसे वापस ले लूँगा। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है एक्स, ये 10 रुपये लौटा नहीं पा रहा है। ठीक है, अब ये इसने लौटा नहीं पाया, तो अभी ये क्या बन गया, NPA बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, बैड लोन बन गया बैंक के लिए। अब बैंक इसे कैसे वसूले, है ना, ये बात आती है। तो अब ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, अब बैंक क्या करता था, बैंक अपने आप ही जो है इसकी जो इसने अपनी प्रॉपर्टी रखी हुई थी, जो घर वगैरह के कागजात रखे थे, बैंक अब अगर ये करे कि अपने आप ही उसको जाके नीलाम करे कि आ जाओ हम घर बेच रहे हैं इसका, आ जाओ हम इसकी गाड़ी बेच रहे हैं, ले लो, तो इससे क्या होती है, बैंक की रेपुटेशन ख़राब होती है। दूसरा व्यक्ति भी सोचता है इस बैंक में जो है पैसे वापस ही नहीं आ रहे हैं, लोगों ने ले रखे हैं, अब ये बैंक जो है सिक्योरिटी बेचता फिर रहा है, चलो जल्दी से इस बैंक से पैसे वापस निकाल लेते हैं। तो बैंक की क्या है, इमेज ख़राब होती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, NARCL को बनाया। NARCL ने क्या कहा कि हे बैंक, आपके पास जितने भी इस तरह की जो नीलामी संपत्तियां हैं, जो आपके पास ऐसी संपत्ति हैं जिन पे पैसे वापस नहीं आए लेकिन उन्होंने गिरवी रखे हुए हैं, कोई संपत्ति, कोई गाड़ी है, कोई घर है, ज़मीन जायदाद है, वो आप हमें बेच दो। अब मान लो बैंक के पास 100 रुपये की ऐसी संपत्ति है, यानी कि जो उसके पास टोटल जो नीलाम वाली संपत्ति है ना, वो 100 रुपये है उसकी टोटल वैल्यू। तो NARCL ने कहा कि आप हमें बेच दो ये 100 रुपये की संपत्ति, लेकिन हम आपको भी 20 रुपये ही देंगे। बैंक ने कहा कि 20 रुपये की दोगे, तो NARCL ने कहा कि भाई 20 रुपये अभी ले लो, बाकी के जो 80 रुपये हैं ना, वो जब हम आपसे जो हम सिक्योरिटी खरीद रहे हैं ना, जो संपत्तियां खरीद रहे हैं जो नीलाम करने वाली, जब इनको हम बेच देंगे ना, उसके बाद हम 80 रुपये भी आपको दे देंगे, लेकिन अभी आप हमसे केवल 20 रुपये ही ले लो। ठीक है, तो ये काम हो गया नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। इसका काम क्या हुआ कि बैंक से ये जो है वो ले रही है, जो भी वैसी नीलामी वाली संपत्ति है वो ले रही है। अब ये आता है दूसरी चीज़ IDRCL।
इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये क्या काम करेगी, ये क्या करेगी, अब ये जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने उनसे जो वो खरीदा है ना नीलाम वाली संपत्ति से कागज़ है, किसी का घर के कागज़ हैं या फिर कुछ भी है ना, ये IDRCL उसको बेचने का काम करेगी। ये मार्केट तलाशेगी, अब कहाँ कहाँ हमें बेचना है उसके लिए मार्केट ढूंढेगी। ये तो बैंक से खरीद लिया इसने और ये करेगी बेचने का काम उसको। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि बैड बैंक का मतलब क्या हुआ, NARCL प्लस IDRCL। आई होप आप इस दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे। अभी जो NARCL है इसके पास पैसा कहाँ से आएगा, ये वो जो 20 रुपये दिए ना इसने, 100 रुपये की संपत्ति, जो 100 रुपये की नीलामी जो प्रॉपर्टी है जो नीलाम करनी है 100 रुपये की है वो, तो इसने 20 रुपये कहाँ से दिए हुए खरीदने के लिए, वो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाले हैं, इन्फ्यूज़ किए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाले हुए हैं कि इस पैसे से आप जो है बैंकों से ये संपत्तियाँ खरीदते रहो, लेकिन पूरे पैसे मत देना, पहले जो है 20 रुपये दो या 30 रुपये दो, बाकी जब वो पूरी संपत्ति जो बिक जाए उसके बाद आप उसमें से पूरे पैसे देना। आई होप आप इन दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे, आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। यदि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा ताकि मुझको पता चल जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया है। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि NARCL के चेयरमैन बनाए गए हैं प्रदीप शाह और IDRCL के चीफ या चेयरमैन बनाए गए हैं संजय जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एक्वायर्ड केरला बेस्ड स्टार्टअप एग्रीमा इन्फोटेक। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने केरल स्थित स्टार्टअप एग्रीमा इन्फोटेक का अधिग्रहण किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बिग बास्केट। तो देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी है बिग बास्केट, टाटा ग्रुप इसकी पेरेंट कंपनी, इसने एक डीप टेक कंपनी एग्रीमा इन्फोटेक इसको एक्वायर कर लिया है। और एग्रीमा इन्फोटेक का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है साइट, तो इसको अब ये बिग बास्केट यूज़ करेगा। जो सेल्फ चेकआउट काउंटर्स होते हैं ना बिग बास्केट के, वहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा। महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स पार्टनर्ड विथ विच ऑनलाइन हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक वेलनेस सोल्यूशन। पूछा जा रहा है कि महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स ने समग्र वेलनेस समाधान प्रदान करने के लिए किस ऑनलाइन हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, टाटा 1mg। टाटा 1mg के बारे में आप जानते हैं, टाटा की ये पहले 1mg था, फिर टाटा ने इसको एक्वायर कर लिया था तो वो गया टाटा 1mg। महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स नाम से ही पता चल रहा है कि महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की ये सब्सिडरी है। तो इन दोनों ने ही एक पैक्ट साइन किया है जिसके तहत ये वेलनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि वही जो कॉरपोरेट जगत है ना, उसको हेल्थ से संबंधित जो भी मेडिसिन या फिर टेस्ट वगैरह ये सब प्रोवाइड कराएंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अ नेशन टू प्रोटेक्ट। अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, प्रियम गांधी मोदी। देखिए ये जो बुक है ना प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखी गई है, इसका नाम है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। तो इसमें बताया गया है कि कोविड-19 के आने के 2 साल बाद इस पुस्तक में जिक्र किया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इनकी लीडरशिप ने किस तरह से कोविड-19 से लड़ने में सहयोग किया गया है, यानी कि इनकी जो है इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रही है। केरला स्टार्टअप मिशन हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी फॉर लोकल स्टार्टअप टू कनेक्ट विद द ग्लोबल स्टार्टअप कम्युनिटी। पूछ रहे हैं कि केरल स्टार्टअप मिशन ने स्थानीय स्टार्टअप के लिए वैश्विक स्टार्टअप समुदाय से जुड़ने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है। सही आंसर ऑप्शन बी है, गूगल। देखिए केरला स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ कोलैबोरेट किया है जिसके तहत ये स्टार्टअप कम्युनिटी को जो लोकल स्टार्टअप हैं उनको एक बड़ा स्टेज प्रदान करने की जो है कोशिश करेंगे, यानी कि जो ग्लोबल स्टार्टअप कम्युनिटी है उससे कनेक्ट करने में मदद करेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए हर्डल ग्लोबल 2022 ये एक केरला स्टार्टअप मिशन का ही एक जो है प्रोग्राम है जिसमें कि जो स्टार्टअप हैं उनको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है। As per the India Ratings and Research, states deficit expected at what % of GDP in fiscal year 23? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 23 में राज्यों का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत होने की उम्मीद है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 3.6%। तो देखिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इसने कहा है कि फिजिकल ईयर 23 में
जो हमारे भारतीय राज्य हैं उनकी जो डेफिसिट है, उनका जो सकल घाटा है, वो जीडीपी का 3.6% रहने वाला है। साथ ही इसने ये भी कहा है कि फिस्कल ईयर 22 में यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो जो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है ये 17.6% से ग्रो करेगी। बाकी आपको जानना चाहिए, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और ये फिच ग्रुप की 100% ओन्ड सब्सिडरी फर्म है। What is the new deadline for NBFCs to meet new NPA upgradation norms? NBFCs के लिए NPA उन्नयन मापदंडों को पूरा करने की नई समय सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 30 सितंबर 2022। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो NBFC हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, तो उनके लिए इस सीमा को, किस सीमा को, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिकॉग्निशन नॉर्म्स है, ठीक है, ये इनको फॉलो करने थे, NPA रिकॉग्निशन नॉर्म्स इनको फॉलो करने थे, तो इसकी समय सीमा 6 महीने और बढ़ा दी, अब कर दी है 30 सितंबर 2022 तक। पहले कितनी थी? 31 मार्च तक। तो देखिए, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो आपके पास NPAs है ना, उनको आप अपग्रेड तभी कीजिएगा जब जितना भी एरियर्स है और प्रिंसिपल जो ड्यू रह रखा है वो पे कर दिया गया हो, उसके बाद ही आप NPAs को अपग्रेड कीजिएगा। गवर्नमेंट अप्रूव्ड राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रुसा स्कीम टू कंटिन्यू टिल विच डेट? ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन में पूछना है कि सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 31 मार्च 2026 तक। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा जिसे आप बोलते हैं, इसको 31 मार्च 2026 तक कंटिन्यू रखने की अप्रूवल दे दी गई है। आपको जानना चाहिए कि ये जो स्कीम है ये 12,929.16 करोड़ रुपए का इसका टोटल आउटले है, जिसमें सेंट्रल शेयर है 8,120 करोड़ का और स्टेट का शेयर है 4,808 करोड़ रुपीस का। आपको जानना चाहिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब ये क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है? देखिए, दो तरह की स्कीम होती है। एक तो होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कि हम बात कर रहे हैं, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आ गया ना, स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या हो गया? इसकी जो फंडिंग है ना, वो कंप्लीट फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं होती, कंप्लीट फंडिंग नहीं होती, कुछ फंडिंग होती है, लेकिन कुछ फंडिंग स्टेट की भी होती है। तो रेशियो ऐसे भी हो सकता है 50-50, यानी कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया हो, 50% स्टेट ने दिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है 60 सेंट्रल ने दिया हो और 40 स्टेट ने दिया हो, कोई ऐसी स्कीम हो, या 90-10 हो सकता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जो हिमालयन स्टेट हैं, उत्तराखंड और ये हिमाचल, इन सब के लिए होता है कि 90% स्टेट गवर्नमेंट उसकी फंडिंग करता है, 10% स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो इस तरह से होता है। लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या है? 100% फंडिंग उसकी यूनियन गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। तो ये इन दोनों में मेन फर्क रहता है। अच्छा, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है इसको इम्प्लीमेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट, और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है ये राज्यों में तो लागू होती हैं, लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंट करता है वो केंद्र सरकार करती है। तो ये इसमें जो है मोटा मोटा अंतर है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। इंडिया एंड विच कंट्री होल्ड थर्ड डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग? आंसर इज मालदीव्स। इंडिया एंड विच कंट्री होल्ड फोर्थ होम अफेयर्स डायलॉग रिसेंटली? आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। इंडिया सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्ट टू रीच $1 trillion by which year? Answer is 2030. White-cheeked macaque recently discovered in which state? Answer is Arunachal Pradesh. Geetasri Sandhya Mukhopadhyay, who passed away recently at 91, was a noted Bengali singer. और हाल ही में इनको पद्म अवार्ड भी दिया गया था, और जिसे इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। चलिए अब देखते हैं हमारे आज के इंग्लिश के शब्द। अनहैप्पी कांग्रेस ब्रास मीट उद्धव, तो समझ गए होंगे हमारा वर्ड है आज का ब्रास। वैसे तो आप ब्रास जानते ही हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रास का मतलब क्या है? ब्रास का मतलब होता है जो टॉप लीडर्स होते हैं किसी जगह के, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो टॉप लीडर्स होते हैं उसको बोलते हैं ब्रास। ठीक है, कोई प्रमुख सदस्य हो जो फैसले लेता हो या फिर सीनियर हो, उसको बोलते हैं ब्रास। जैसे आप बोलेंगे टॉप आर्मी ब्रास मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि आर्मी के जो सीनियर जो वो हैं पदाधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अनहैप्पी कांग्रेस ब्रास मीट उद्धव। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं जो नाखुश हैं सरकार से,
वो उद्धव ठाकरे से मिले हैं। ये इसका मतलब है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए जो उसमें सीनियर पोजीशन पर होते हैं उनको आप ब्रास बोल सकते हैं। हाई रैंकिंग मेंबर्स ऑफ मिलिट्री या फिर पर्सन्स इन हाई पोजीशन किसी बिजनेस में या फिर गवर्नमेंट में, जैसे बीजेपी टॉप ब्रास या कांग्रेस टॉप ब्रास। कांग्रेस टॉप ब्रास में कौन आ जाएंगी फिर? सोनिया गांधी और गुलाम नबी आज़ाद, राहुल गांधी, क्योंकि सीनियर लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, है ना। राहुल गांधी तो इतने पुराने नहीं हैं, लेकिन ये किन्हें तो ब्रास में ही जाएंगे ना, क्योंकि मुख्य वो हैं उसके कांग्रेस के। ऐसे ही बीजेपी में टॉप ब्रास कौन हो गया? राजनाथ सिंह और पीएम मोदी, अमित शाह, ये सब टॉप ब्रास हो गया। दूसरा देखते हैं, पटनायक डिस्पेल्स र्यूमर्स अबाउट हिज हेल्थ। तो देखिए उड़ीसा के जो आपके सीएम हैं नवीन पटनायक, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की र्यूमर तो आप समझते ही होंगे, अफवाह ये फैल रही थी, है ना। तो पटनायक ने क्या किया? इसको डिस्पेल कर दिया। ऐसे तो आप समझ जाएंगे कि कुछ मना ही किया होगा, लेकिन डिस्पेल का मतलब क्या होता है? यदि किसी पैराग्राफ में आपको दिख जाए तो नहीं बता पाएंगे, या फिर सिंगल शब्द मिल जाए डिस्पेल। वैसे तो DI आ गया इसमें, है ना, इससे समझ सकते हैं कि निगेटिव है। डिस्पेल का मतलब क्या होता है? टू रिमूव फियर्स, डाउट्स एंड फॉल्स आइडियाज यूजली बाय प्रूविंग देम रॉन्ग और अननेसेसरी। यानी कि कोई डर है या कोई फालतू का किसी ने अफवाह फैलाई है, उसको जो है निराधार बता देना कि वो गलत है, उसको गलत बता देना, उसको बोलते हैं डिस्पेल। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई वुड लाइक टू स्टार्ट द स्पीच बाय डिस्पेलिंग अ फ्यू रूमर्स दैट हैव बीन स्प्रेडिंग रिसेंटली। तो अपनी स्पीच को शुरू करने से पहले मैं अफवाहों को जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही हैं उनको जो है डिस्पेल करना चाहूँगा, यानी उनको जो है गलत साबित करना चाहूँगा, उनको नकारना चाहूँगा। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। लाभार्थियों से रूबरू इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सुरजीत सेनगुप्ता हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज यहाँ पर एक स्पोर्ट का नाम आएगा, प्लेयर। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड military withdrawal from Mali after 9 years? Which storm recently hit Belgium, the Netherlands, Germany, Poland and Ireland and the United Kingdom recently? FICCI's Committee Against Smuggling and Counterfeiting Activities Destroying the Economy has taken the initiative in establishing Anti-Smuggling Day on February-2022. यहाँ पर कौन सी जो है तारीख आएगी आपको बताना है। एंटी स्मगलिंग डे कब मनाया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पांचों क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने के लिए मिलता है आपसे फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए, ठीक है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और वो जरूर बताइएगा अगर आपको समझ में आए, बेड बैंक से संबंधित जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है समझ में आया कि नहीं आया, ये जरूर बताइए कॉमेंट बॉक्स में। साथ ही यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।